लाइंस कहलाएंगी, पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस करके बाहर निकल के आएंगी तो ये क्या कंस्टिट्यूट कर देंगी, एक फ्लक्स की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स कहाँ को ओरिजिनेट करेगा, और उतनी ही ज्यादा फील्ड लाइंस जो इस बॉक्स में से क्रॉस होंगी, तो जितनी फील्ड लाइंस इस बॉक्स में से बाहर निकलेंगी यानी अंदर से बाहर की तरफ जाएंगी वो सब आती। तीसरी सिचुएशन हमारे पास कौन सी है? थर्ड सिचुएशन पर अगर हम ध्यान दें तो ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ चार्ज है। थर्ड सिचुएशन में सोर्स ऑफ चार्ज जो है वो कंटेनर से बाहर कहीं स्टार्ट करते हैं फ्लक्स के बारे में। तो पहले हम फ्लक्स को समझेंगे कि फ्लक्स है क्या। ये जो फ्लक्स द टर्म फ्लक्स इंप्लाइज सम काइंड ऑफ फ्लो, ये हमें क्या बताता है, जब भी कोई क्वांटिटी अगर किसी में से बह के जा रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। चाहे वो पानी का बहाव हो, चाहे वो वाटर फ्लो हो, चाहे वो पाथ ऑफ लाइट हो, या फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में अगर यदि हम बात कर रहे हो। तो पहले सबसे हम पाथ ऑफ लाइट को समझने की कोशिश करते हैं। यदि अगर हमारे पास ये एक एरिया एलिमेंट है, इस एरिया में से यदि कुछ लाइट हमारे पास लाइट इंटेंसिटी पास हो रही है जो कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ एक डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर यदि ये पास होगी तो ही वो कहलाएगा कि ये इसका फ्लक्स बन चुकी है। तो इसी तरह से अगर यदि हमारे पास जब हम इस एरिया को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे कि उसका फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि उसका बहाव जो है वो कम हो रहा है और किसी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पर ये इंक्रीज है। तो इस तरह से एरिया के ओरिएंटेशन पर हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो उसमें से बह के निकल रही है या जो क्रॉस होकर निकल रही है वो कम या ज्यादा हो सकती है। इस तरह से हम कहेंगे कि ये एरिया के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है कि कोई भी क्वांटिटी जो है उसमें से कितना फ्लो होकर के बह रही है। इसी तरह से यदि हम फील्ड लाइंस को देखें, यदि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे कंसंट्रेट करें जो कि हमारा मेन टॉपिक है, तो हम देखते हैं अगर यदि हमने किसी स्पेस में हेल्ड कर रखा है और वहां उस स्पेस में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएंगी, पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस करके बाहर निकल के आएंगी तो ये क्या कंस्टिट्यूट कर देंगी, एक फ्लक्स की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स कहां को कंट्रीब्यूट करेंगे, दे विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये सब क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएंगे। इसी तरह से यदि हम देखें अगर हमारा एरिया छोटा है तो इसमें से हमें दिख रहा है कि केवल एक फील्ड लाइन जो है वो क्रॉस हुई है, तो खाली एक ही फ्लक्स की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे, बाकी की फील्ड लाइंस अपने आप में एज अ फील्ड लाइंस ही रहेंगी। केवल वही फील्ड लाइन जो कि इस एरिया में से क्रॉस हुई है कंस्टिट्यूट करेंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। इसी तरह अब हम देख रहे हैं ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, यानी कि मोर द फ्लक्स अब उसमें से क्रॉस हो रहा है, तो हम उन्हीं फील्ड लाइंस को किसका नाम दे देंगे, केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम दे देंगे। तो यानी जितनी फील्ड लाइंस उस एरिया में से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस होकर बाहर निकलेंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तब हम थ्योरेटिकल डिस्कशन पर आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेक्टर फील्ड एंड हियर इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हियर फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेक्टर फील्ड। जो भी हम फ्लक्स लेते हैं वो हमेशा किसकी प्रॉपर्टी होती है, एक वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वेक्टर फील्ड ही जो है एक अपनी डायरेक्शन के अंदर एक मूव कर रहा होगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या है, अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है, बट इनको जो डिफाइन करता है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने आप में तो स्केलर क्वांटिटी है, बट ये डिफाइन किसको करती है या ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी अपनी एक प्रॉपर्टीज है। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं जो कि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो सबसे पहले हम इस फिगर में देखते हैं कि अगर हमारे पास डेल्टा एस का एक प्लेनर सरफेस है और इस प्लेनर सरफेस में से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई जो है एक 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर इसमें से क्रॉस होकर जाती है तो हमारे पास एक क्वांटिटी निकल के आती है जिसको कि हम डिफाइन करते हैं फ्लक्स से डेल्टा फाई ई। इसको हम किससे डिफाइन करेंगे, डेल्टा फाई ई। इसको हम आगे जाकर के डिराइव करेंगे, बट जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से क्रॉस होंगी तो ये क्वांटिटी बन जाएंगी जिसको कि हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको अगर हम विजुअलाइज करना चाहें तो देखिए, अगर हम इस वीडियो में देखें तो ये तो फील्ड लाइंस इस एरिया में से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस हो रही है ये सारी के सारी कहां कंट्रीब्यूट करेंगी, दे विल बी कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब आपको समझ आ गया कि जो भी फील्ड लाइंस 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं वो सारी क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएंगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि फ्लक्स जो है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। तो हम वो सिचुएशंस अंडरस्टैंड करेंगे कि कब हमारे पास फ्लक्स पॉजिटिव होगा और कब जो है वो नेगेटिव होगा। तो लेट अस सी फर्स्ट पॉजिटिव फ्लक्स पर हम कंसंट्रेट करते हैं। तो फ्लक्स पॉजिटिव कब होता है, व्हेन द फ्लक्स इज गोइंग फ्रॉम
inside to the outside, then we call it as a positive flux. अब अंदर से बाहर जाना मतलब ये कब पॉसिबल हो सकता है, तो उसके लिए हम एक फिगर डिपिक्ट करते हैं. लेट अस सी, एक हमारे पास कंटेनर है. इस कंटेनर में हमने पॉजिटिव चार्ज को एनक्लोज कर रखा है. कीप दिस इन माइंड, हमने क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज को हमने इसमें एनक्लोज किया है. और पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज मालूम है कि दे ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, यानी कि वो हमेशा इस सोर्स चार्ज से दूर की तरह जाती है. यानी कि अब अगर यदि इसको एक बॉक्स में बंद करके रखा है, हमने एक बॉक्स में कंटेन करके रखा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होंगी वो कहां, अंदर से बाहर जाएंगे. यानी कि जो फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज है वो किसको कंट्रीब्यूट करेंगे, दे विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ पॉजिटिव फ्लक्स. तो वो पॉजिटिव फ्लक्स बनाएंगे. तो आई होप ये समझ आ गया होगा कि जो भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस क्रॉस करते हुए निकलेंगी वो क्या बनाएंगी, पॉजिटिव फ्लक्स बनाएंगे. इसी तरह से अगर यदि हम इस बॉक्स के डायमेंशंस को सेम रखते हैं पर एक इसमें ट्वाइस ऑफ द चार्ज एनक्लोज कर देते हैं, यानी अब इस बार हम +2q मैग्नीट्यूड का चार्ज इसमें रखते हैं, तो हमें मालूम है जितना ज्यादा चार्ज होगा, चार्ज का जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस जो है वो ओरिजिनेट करेगा और उतनी ही ज्यादा फील्ड लाइंस जो है इस बॉक्स में से क्रॉस होंगी. तो जितनी फील्ड लाइंस इस बॉक्स में से बाहर निकलेंगी, यानी अंदर से बाहर की तरफ जाएंगी, वो सभी क्या करेंगी, डबल द फ्लक्स की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगी. तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई है, अगर हमारे पास लेस अमाउंट का चार्ज है तो फ्लक्स लेस होगा, और डबल द अमाउंट का चार्ज है तो हमारा फ्लक्स भी उसी प्रोपोर्शन में, यानी चार्ज के प्रोपोर्शन में ही हमारे पास वो फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होगा. और पॉजिटिव फ्लक्स हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही होगा, क्योंकि उसकी वजह से फील्ड लाइंस जो है वो अंदर से बाहर की तरफ जाती है. अब एक और कंसेप्ट है इसी क्वेश्चन के अंदर कि इफ वी डबल द बॉक्स डायमेंशन, जनरली बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि अगर यदि हम बॉक्स की डायमेंशन डबल कर देंगे तो फ्लक्स भी डबल होगा, बट दिस इज अ मिसकंसेप्ट हियर. यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स जो है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है. तो अगर यदि हमने बॉक्स की डायमेंशंस को डबल कर लिया हो पर चार्ज का मैग्नीट्यूड वही सेम रखा है, +q चार्ज, यहाँ पर हमने क्या रखा है, केवल एक पॉजिटिव q चार्ज रखा है, तो उसके उस q चार्ज की जो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी, सिर्फ उतनी ही फील्ड लाइंस, उतने ही कितना ही बड़ा बॉक्स क्यों ना हो, केवल लिमिटेड फील्ड लाइंस ही क्रॉस करेंगी. तो यानी कि फ्लक्स जो है केवल चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, बॉक्स की डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. सो डबलिंग द बॉक्स डायमेंशंस डज नॉट चेंज द फ्लक्स. ये जनरली मिसकंसेप्ट है. फ्लक्स जो है केवल चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, पर अगर हम बॉक्स या किसी कंटेनर की जिस एरिया में से वो क्रॉस हो रहा है उसका डायमेंशन बढ़ा देंगे तो फ्लक्स हमारे पास सेम क्वांटिटी का रहेगा, उस पर कोई असर नहीं आएगा. नेक्स्ट है नेगेटिव फ्लक्स. अब हम देखते हैं नेगेटिव फ्लक्स कब होता है. फ्लक्स व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, दे विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द नेगेटिव फ्लक्स. यानी नेगेटिव फ्लक्स कब बनेगा, जब फील्ड लाइंस बाहर से अंदर आएंगी. अब ये सिचुएशन कब हो सकती है, यदि अगर हम एक कंटेनर में नेगेटिव चार्ज को अगर हम रखते हैं, हमारे पास मालूम है अगर हमने एक नेगेटिव चार्ज रख रखा है तो नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती हैं वे टुवर्ड्स द चार्ज आती है, यानी चार्ज की तरफ आती है. अगर ये बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है तो बॉक्स के लिए हम कैसे ट्रीट करेंगे कि फील्ड लाइंस जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रही है इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी वो अंदर की तरफ आएंगी. सो ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस बॉक्स को क्रॉस करके अंदर आएंगी वो किसको कंट्रीब्यूट करेंगी, वो सारी फील्ड लाइंस नेगेटिव फ्लक्स की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगी. और इसमें भी हमारे पास वही सिचुएशन है, अगर सेम कंटेनर में हम डबल द चार्ज रख देते हैं, यानी यहां पर अगर हम -2q चार्ज को रखते हैं तो हमारे पास फील्ड लाइंस भी इंक्रीज हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, और उतनी ही फील्ड लाइन जब बॉक्स के अंदर एंटर करेंगी तो हमारे पास फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, उतने ही अमाउंट से डबल हो जाएगा, हमारा फ्लक्स भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. सिमिलरली इसका तीसरा कंसेप्ट भी यही है, अगर हम बॉक्स की डायमेंशंस को इंक्रीज करते हैं और सेम अमाउंट ऑफ चार्ज रखते हैं तो फ्लक्स पर कोई असर नहीं आएगा, फ्लक्स विल रिमेन द सेम, भले ही हम बॉक्स की डायमेंशंस को कितना ही बड़ा क्यों ना कर दें. तो आई होप ये नेगेटिव फ्लक्स समझ आ जाएगा. जब भी कोई फील्ड लाइंस बाहर से अंदर आती हुई दिखाई देंगी तो वो फील्ड लाइंस हमें किसको बतानी है, उनको हमें ऐसे नेगेटिव फ्लक्स की तरह हमें ट्रीट करना है. ये था कंसेप्ट. अब हमारे पास आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो जीरो फ्लक्स की तरफ भी कंट्रीब्यूट करती है. तो पहली कंडीशन हम देखते हैं, जीरो फ्लक्स कब पॉसिबल होगा. जीरो फ्लक्स तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं होंगी, यानी कि हमने स्पेस में कंटेनर को रखा है बट उस स्पेस में देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देयर आर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पर क्या है, जीरो है. तो कोई सोर्स चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है तो फ्लक्स भी हमारे पास क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन जहां पर कि हमारे पास फ्लक्स जो है वो जीरो होगा. सेकेंड सिचुएशन क्या है, अगर हमने कंटेनर में चार्ज तो रखा है बट वो चार्ज किस तरह का है, इक्वल एंड अपोजिट, दैट इज हमारे पास मैग्नीट्यूड इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, यानी +q अमाउंट का है तो -q अमाउंट का भी चार्ज सेम कंटेनर में रखा है. तो उस वजह से हमारे पास क्या होगा, +q की वजह से जितनी फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी तो उतनी ही फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की वजह से बाहर से अंदर आएंगी.
यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, हमारे पास इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है, हमारे पास इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है। वहीं हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका उल्टा होगा, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड का है तो हमारे पास उतनी ही फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, आउटसाइड टू इनसाइड आएंगी, यानी बाहर से अंदर की तरफ आएंगी, तो वो दोनों क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे। तो अगेन हमारे पास जब नेट चार्ज ही जीरो हो गया बॉक्स कंटेनर के अंदर, तो हमारे पास जीरो फ्लक्स सिचुएशन की तरफ ये कंडीशन जाती है कि व्हेनेवर एक बॉक्स के अंदर अगर हम इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का अगर यदि हम चार्ज रखते हैं तो हमारे पास जीरो फ्लक्स कंडीशन आती है। तीसरी सिचुएशन हमारे पास कौन सी है, थर्ड सिचुएशन पर अगर हम ध्यान दें तो ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ चार्ज है। थर्ड सिचुएशन में सोर्स ऑफ चार्ज जो है वो कंटेनर से बाहर कहीं दूर कहीं रखा है। नाउ दिस सोर्स ऑफ चार्ज विल ओरिजिनेट इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और वो फील्ड लाइंस के कंटेनर के थ्रू पास हो रही है। तो जो जितनी फील्ड लाइंस इसमें एंटर करेंगी उतनी ही फील्ड लाइंस उससे वापस बाहर भी आएंगी दूसरे फेज से। तो हम क्या कहेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कंटेनर विल बी जीरो। क्यों, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस एंटर की थी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फेज से, उतनी ही फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूसरे फेज से बाहर जा रही है। तो अगेन ये वाली सिचुएशन भी हमारे पास क्या करेगी, जीरो फ्लक्स की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारे पास थ्री सिचुएशंस है। फर्स्ट सिचुएशन जब हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है चार्ज का। सेकेंड सिचुएशन जब हमारे पास सोर्सेज ऑफ चार्ज हैं बट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, तब भी हमारे पास जीरो फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेंगे। थर्ड सिचुएशन है जब हमारे पास व्हेन द सोर्स ऑफ चार्ज जो है वो कंटेनर से बाहर की तरफ सिचुएटेड है, कंटेनर के अंदर नहीं है, देन ऑल्सो हमारे पास क्या है, ये जीरो फ्लक्स सिचुएशन की तरफ डिफाइन करेंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास फ्लक्स थ्रू एन ओपन सरफेस। जैसे हमने एरिया वेक्टर में समझा था ओपन सरफेस एंड क्लोज्ड सरफेस, इसी तरह से हमारे पास जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे तो जब भी अगर हमारे पास थ्योरेटिकली लिखने को आएगा तो ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। अब अगर यदि हमारे पास यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारे पास की वर्ड आ रहा है नॉर्मली, द फील्ड लाइंस दैट क्रॉस नॉर्मली, यानी कि जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस एरिया में से निकल के बाहर आती हैं, उन्हीं फील्ड लाइंस को हम क्या कहेंगे, फ्लक्स की तरफ कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो अब हम यहाँ पर डेरिवेशन पार्ट पर आते हैं। तो यानी कि यदि अगर हम देख रहे हैं एक हमारे पास डेल्टा एस एरिया है, ये फिगर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप आई एम एक्सप्लेनिंग दिस फ्लक्स। तो सबसे पहले हमने एक एरिया लिया है डेल्टा एस, उसमें से उसको हमने स्पेस में रखा और स्पेस हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरह से क्रॉस हो रही है। दे आर नॉट एट 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रही है, बट हाँ किसी एक एंगल पर ये इस एरिया को क्रॉस करती हुई निकल रही है। तो अब हमें फ्लक्स के अगर यदि हमें डिफाइन करना है तो फ्लक्स डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट करना है, वो है कि वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर देखेंगे, इस वाले सेकंड फिगर में। इस सेकंड फिगर में उस एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ले तो उस एक इलेक्ट्रिक फील्ड को हम उसके कंपोनेंट पार्ट में तोड़ेंगे। अब हमें मालूम है कंपोनेंट पार्ट में कैसे टूटता है, अगर इफ इट इज अ वेक्टर तो हम उसका एक एक्स एक्सिस बनाएंगे और एक हम इसके लिए वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर बनाएंगे। नो इसका अगर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया वेक्टर के साथ, अब हमको मालूम है कि एरिया को हम एरिया वेक्टर की तरह कैसे डिनोट करेंगे, एरिया के बाहर की तरफ हम एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करेंगे, दैट इज नॉर्मल एन कैप वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस एन कैप वेक्टर के साथ एक एंगल थीटा बनाता है तो बेस कॉम्पोनेंट यानी इसके एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट टूटेगा वो कहलाएगा ई कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर की तरफ जो कंपोनेंट जाएगा वो कहलाएगा हमारे पास ई साइन थीटा। अब हमें इन दोनों कंपोनेंट में से वही कंपोनेंट देखना है जो कि इस एरिया के परपेंडिकुलर जा रहा है, यानी कि ई कॉस थीटा कंपोनेंट पर हमें कंसंट्रेट करना है। तो ई कॉस थीटा कंपोनेंट हमें किसकी तरफ लेके जाएगा, फ्लक्स की तरफ लेके जाएगा। तो यहां हमें लिखना क्या, थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल ड्रॉन टू एरिया वेक्टर। तो यानी हमने सबसे पहले एरिया वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया है, एन कैप से रिप्रेजेंट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, और उनके बीच का एंगल थीटा हमको लिखना है। थीटा किसके बीच का वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर। अब हमको मालूम है जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस की है, तो डेल्टा फाई एक हमारे पास फिगर आता है, उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ई कॉस थीटा। ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जिन्होंने कि उस एरिया को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस किया है इनटू द सरफेस एरिया, जितने एरिया को वो क्रॉस कर रही है। तो इसको जब हम सॉल्व करके देखेंगे तो हमको मालूम है कि ई जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डेल्टा एस भी हमने क्या है, एरिया को भी हमने एक वेक्टर क्वांटिटी लिया है। तो हम इसको किसके थ्रू शो कर सकते हैं, ई डॉट डी डेल्टा एस की तरह हम इसको शो कर सकते हैं, इसको हम डॉट प्रोडक्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई। तो अब हमने एक फ्लक्स को डिफाइन कर दिया, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स और द फॉर्मूला डेरिवेशन। तो हम फ्लक्स को कैसे लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस, ये है ओपन सरफेस के लिए। जो भी फील्ड लाइंस इस पे एक आर्बिट्ररी
एंगल में एंटर कर रही है, तो हमें उनका केवल वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेनी, वही कंपोनेंट लेना है जो कि 90 डिग्री पर उसके रेस्पेक्ट में जा रहा है, और हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। तो यही दो स्टेप हैं जो कि आपको इसके डेरिवेशन में या इसकी डेफिनेशंस में लिखने हैं कि हमारे पास फ्लक्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। अब एक हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है, यदि हम एक क्लोज्ड सरफेस से डील कर रहे हैं तो अब हमें मालूम है क्लोज्ड सरफेस को हम एक सिंपल एरिया यानी एक सिंगल एरिया वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस पूरे सरफेस एरिया को नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करना होगा। यानी अगर यदि हमारे पास ये क्लोज्ड सरफेस है, फिगर 1 में देखिए ये क्लोज्ड फिगर है, तो हमें इसमें क्या छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स लेने होंगे, और हर एक एरिया एलिमेंट का हमें क्या बनाना होगा, एक एरिया वेक्टर बनाना होगा। हर एक एरिया एलिमेंट का अलग अलग वेक्टर होगा। ये मैंने एरिया वेक्टर में भी समझाया है कि जब भी हम क्लोज्ड एरिया से डील करते हैं तो हमारे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर टेंडिंग टू इंफिनिटी, और उन एरिया एलिमेंट का डायमेंशन इतना छोटा होगा दैट इज दे आर टेंडिंग टू 0। तो उस सिचुएशन में हमें फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। यानी कि अगर हमने यहां पर एक एरिया ले रखा है तो उसका एरिया एलिमेंट डी ए जिस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो हमें एक छोटे एलिमेंट को डी फाई को पहले हम डिफाइन करेंगे। डी फाई है हमारे पास ई डॉट डी एस, ये हम पहले वाला आर्टिकल में डिराइव कर सकते हैं। इसी तरह से इस छोटे एरिया एलिमेंट का डी फाई लेंगे, फिर दूसरे एलिमेंट का डी फाई लेंगे, फिर थर्ड एलिमेंट का डी फाई लेंगे। ऐसे जितने हमारे पास एरिया एलिमेंट है उन सबके अगर हम छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सम अप करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, फाई ई इज द इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। अल्टीमेटली हमारे पास ये फॉर्मूला आता है क्लोज्ड सरफेस के लिए हमको इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करना होगा, और फॉर्मूला वही रहेगा ई डॉट डी एस का। The total flux is equals to the integral of d phi over the entire surface which we write as integral over that closed surface। तो closed surface के लिए हमारे पास डेफिनेशन आ गई है फ्लक्स की, इंटीग्रेशन के साथ डिफाइन करते हैं, और ओपन सरफेस में हम सिंपल ई डॉट डी एस रखते हैं। और अब इसकी अगर यदि हम ऐसा यूनिट की बात करें, फ्लक्स की ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो वो कहां से आएगी, यूनिट उसका हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला हमको मालूम है, ई डॉट डी एस होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम अगर देखेंगे कि यूनिट क्या होती है हमारे पास, ये होता है फोर्स पर कूलम इनटू एरिया क्या है हमारे पास, दिस इज द एरिया। तो फोर्स पर कूलम का हमारे पास हो गया न्यूटन पर कूलम, और एरिया का हो गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो इससे हमने इसका क्या किया है, ऐसा यूनिट डिराइव कर दिया, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर होता है। तो हमारे पास सबसे मैक्सिमम फ्लक्स किस सिचुएशन में आता है, व्हेन द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया एक्स एक्सिस के अलोंग रख रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग क्रॉस हो रही है। यहाँ हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग क्रॉस हो रही है। तो और एरिया वेक्टर जो है हमने परपेंडिकुलर है, तो उसको हम विजुअल, पहली कंडीशन है मैक्सिमम फ्लक्स, ये है मिनिमम फ्लक्स, एंड दिस इज नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है मैक्सिमम फ्लक्स एंड मिनिमम फ्लक्स। अब हमने पहले फ्लक्स की डेफिनेशन, फ्लक्स के कांसेप्ट, समथिंग एवरीथिंग वी हैव लर्न। अब हम कंडीशंस पर आते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स की क्या कंडीशन होती है। उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस द फ्लक्स विल बिकम मैक्सिमम। अब इस सिचुएशन को हम कैसे एनालाइज करते हैं, पहले हम फिगर से देखते हैं कि किस तरह से ये सिचुएशन बन सकती है। सबसे पहले हमें इस फिगर में दिख रहा है, सपोज कर लो ये हमारे पास एस सरफेस एरिया है, जो कि सपोज हमारे पास वाई एक्सिस के अंदर, वाई एक्सिस के अलोंग इसको हमने प्लेस कर रखा है ना, जब वाई एक्सिस में है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रही है वो अलोंग द एक्स एक्सिस पर अलोंग वो क्रॉस कर रही है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये प्लेनर सरफेस है जो कि वाई एक्सिस में रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक्स एक्सिस में भेजा जा रहा है। तो हमारे पास इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा, कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या बनती है, जब एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन। आई थिंक ये कंडीशन नाउ क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्या आती है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर मैटर भी करता है। अब जब हमारे पास मालूम है कि हमारे पास एरिया जो है एस एरिया वाई एक्सिस में है, तो उसका एरिया वेक्टर जो स्मॉल डी एस, अगर यदि हम इसका एरिया वेक्टर लेते हैं तो वो एरिया वेक्टर हमारे पास किस डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, यानी एरिया वेक्टर हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये दो चीजें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट है। हमारे पास एरिया अगर वाई एक्सिस में है
तो उसका एरिया वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर होगा और बाहर की तरफ पॉइंट आउट करेगा, यानी हम उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी ले सकते हैं और इधर हम इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस भी ले सकते हैं। बट अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या ले रहे हैं, आगे पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन ले रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एरिया वेक्टर ले रहे हैं और उसी एक्सिस में यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि जो एंगल थीटा है, व्हाट इज एंगल थीटा, थीटा जो एंगल होता है वो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो इस केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट करें तो हम क्या कहेंगे, थीटा जो हो गया 0 डिग्री हुआ। और इसी सिचुएशन में यानी कि थर्ड सिचुएशन हमारे पास क्या होगी, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड फील्ड लाइंस इज 0 डिग्री। तो आई होप तीनों पॉइंट अब तक क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि एरिया जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए फील्ड लाइंस के। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द फील्ड लाइंस हो जाएगा। और उस सिचुएशन में एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड फील्ड लाइन 0 डिग्री होगा। तो cos 0 डिग्री इज 1। तब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो फ्लक्स क्या हो जाता है, d5 क्या हो जाएगा हमारे पास, E डॉट ds बनता है। ये हम फॉर्मूला देख चुके हैं, इसी फॉर्मूले को हमें यूज करना है। यहाँ हमें सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड रखना है E ds और इस डॉट प्रोडक्ट को खोलना है जो कि हम cos थीटा यानी कि cos 0 डिग्री से खोलेंगे। तो cos 0 डिग्री 1 होता है। तो हमारे पास सबसे मैक्सिमम फ्लक्स किस सिचुएशन में आता है, व्हेन द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द फील्ड लाइंस। उस सिचुएशन में हमारे पास एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन 0 डिग्री हो जाएगा। तो फ्लक्स जो होगा सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। अब इस सिचुएशन को हम थोड़ा और विजुअली एनालाइज करें तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं एरिया जो है वाई एक्सिस के अलोंग रखा है और उसका जो एरिया वेक्टर है वो एक्स एक्सिस में जा रहा है। उसी डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्रॉस हो रही हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया के परपेंडिकुलर जा रही है पर एरिया वेक्टर के पैरेलल है। इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स। और उस मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू होगी हमारे पास EDA, क्योंकि उसमें cos 0 डिग्री जो है वो मैक्सिमम 1, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो उस केस में हमारे पास कंडीशन ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स में ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडीशंस ऑफ मिनिमम फ्लक्स। नाउ कंडीशन ऑफ मिनिमम फ्लक्स के लिए जैसे हमने उसके लिए पहले प्रीवियस केस में पढ़ा, तो एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइंस, फ्लक्स विल बिकम मिनिमम। इस सिचुएशन को और हम एनालाइज करते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि अगर यदि हमारे पास ये एरिया एलिमेंट हमने रखा है, दिस एरिया एलिमेंट हमने किसके अलोंग रखा है, एरिया एलिमेंट हमारे पास है एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी हमने उसको हॉरिजॉन्टली रख रखा है। अभी सिचुएशन में, इस सेकंड सिचुएशन में हमने क्या रखा है, एरिया को एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमारे पास किस डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन नोट करना इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है। यानी इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, एरिया इज पैरेलल टू द फील्ड लाइंस। अब इस केस में हमें मालूम है, अगर हम एक छोटा एरिया एलिमेंट लेते हैं, ये हमारे पास बड़ा एस था, इसका अगर यदि हम एरिया वेक्टर लेंगे तो नेचुरली जब एरिया एक्स एक्सिस में है तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा ds वेक्टर, वो हमारे पास जाएगा y एक्सिस के अलोंग, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है और हमेशा बाहर की तरफ जाएगा। तो y एक्सिस में अगर हमने एरिया वेक्टर इसका ड्रॉ किया है तो नाउ सेकंड सिचुएशन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। तो नेचुरली फिगर से हमें क्लियर है, एरिया वेक्टर y एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स एक्सिस में है। तो ये दोनों हमारे पास एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। यहां ध्यान रखना है, पैरेलल और परपेंडिकुलर आपस में एक्सचेंज होते जाएंगे हर सिचुएशन में। सो नाउ एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड फील्ड लाइंस, इस सिचुएशन में जो हमारे पास थीटा बनता है, इस सिचुएशन में हमारे पास थीटा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बनेगा। इस सिचुएशन में थीटा 90 डिग्री किस लिए बन रहा है, थीटा एंगल किसके बीच में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, एरिया वेक्टर वाई एक्सिस में है, तो थीटा बिकम्स 90 डिग्री। अगेन अगर यदि हम फॉर्मूला यूज करते हैं फ्लक्स कैलकुलेशन का, d5 इज इक्वल्स टू E डॉट ऑफ ds, तो अगेन इसमें हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड आएगा E ds एंड दिस टाइम हमको क्या रखना होगा, cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री 0 होता है तो हमारे पास नेट फ्लक्स क्या हो गया, हमारे पास 0 हो गया। सो दिस वन विल बी द कंडीशंस फॉर द मिनिमम फ्लक्स। मिनिमम फ्लक्स में हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी कि एरिया जो है अगर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है तो इसमें से कोई भी फील्ड लाइन जो है उसको क्रॉस नहीं करेंगी, या तो उसके ऊपर से गुजर जाएंगी या उसके नीचे से जाएंगी। बट हमारे पास जो फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड क्रॉस द फील्ड, क्रॉस द एरिया, यानी कि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस करनी चाहिए। और इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि एक भी फील्ड लाइंस जो है वो क्रॉस नहीं कर रही है परपेंडिकुलर में, ये केवल उसके ऊपर से चली जाएंगी टच होते हुए या उसके नीचे से निकल जाएंगे। अब हम इस सिचुएशन को और विजुअलाइज करते हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि हमने एक एरिया को एक्स एक्सिस के अलोंग रख रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग क्रॉस हो रही है। यहाँ हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग क्रॉस हो रही है। तो और एरिया वेक्टर जो है हमने परपेंडिकुलर बनाया। सो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, पहली सिचुएशन, या प्लेन इज
पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, जीरो फ्लक्स आएगा, क्योंकि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम 90 डिग्री। तो उस सिचुएशन में हमारे पास कंडीशन ऑफ मिनिमम फ्लक्स आएगी ना। देयर इज अनदर कंडीशन, हमारे पास एक और बीच की वैल्यू आती है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, दैट इज आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। तो उस सिचुएशन को हम किस प्रकार से देखेंगे, ये हमारे पास सिचुएशन है। सपोज कर लो एरिया को हमने, ये अगर यदि हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से बनाते हैं, ये हमारे पास है, हमने यहाँ लिया है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस। तो हमारे पास एरिया ना तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक पर्टिकुलर एंगल पर हमने उसको क्या कर रखा है, एक एंगल थीटा पर हमने उसको इंक्लाइन कर रखा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास पहले की तरह एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम कहाँ ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब इस सिचुएशन में हमारे पास एरिया वेक्टर कहां बनेगा, एरिया वेक्टर जो हम ड्रॉ करेंगे तो वो कहीं पर लाई करेगा, यानी कि जो हमारे पास एरिया वेक्टर बन रहा है उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक्स वाई प्लेन हो जाएगी। यहां ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो किसी पर्टिकुलर एक्सिस में नहीं बल्कि एक एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा। तो अब उसका कुछ भी एंगल अगर हम एज्यूम कर ले, ये हमारे पास ds है, एरिया वेक्टर हो गया, और ये हम एंगल थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, डी फाई इज इक्वल्स टू द, तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, डी फाई इज इक्वल्स टू द ई डॉट ऑफ डी एस। अब इसमें हम अगर खोलेंगे तो हमारे पास ई डी एस और एक कॉस थीटा रखना पड़ेगा हमें, जहां थीटा की वैल्यू 30 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री जो भी सिचुएशन पर है, क्वेश्चन के ऊपर है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ थीटा की वैल्यू रखी। एक आर्बिट्रेरी वैल्यू आएगी, वो ना तो मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी, बट हाँ इन बिटवीन मैक्सिमम टू मिनिमम में फ्लक्स जो है इस तरह से वेरी करेगा। तो ये है हमारे पास जनरल सिचुएशन के लिए। Now, next है इंटरप्रेटिंग द फ्लक्स। नाउ लेट अस सी हम इस फ्लक्स को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। तो उसको हम विजुअल, हमारे पास पहली कंडीशन है मैक्सिमम फ्लक्स, ये है मिनिमम फ्लक्स एंड दिस इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम फ्लक्स। अगेन वॉच कर सकते हैं फील्ड लाइंस किस तरह से करके क्रॉस कर रही है। फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, पर जब जैसे एरिया डिक्रीज होगा तो वही फील्ड लाइंस में से कुछ ही फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, तो फ्लक्स की तरफ जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी वो रिड्यूस हो जाएगी। दैट मीन यहाँ में 2 पॉइंट में हमें आंसर लिख देना है कि हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि दैट एवरी फील्ड लाइन फ्रॉम Q दैट पियर्सेस द सरफेस रेडियस एट R1 आल्सो पियर्सेस द सरफेस करना चाहिए। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पॉइंट कर रही है एक्स एक्सिस के। यदि हम इसका टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको कि हम और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ली थी, जिसमें कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। सेकेंडली मैंने बताया था कि हम इसका थ्योरेटिकल डेरिवेशन या इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो हमें कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और किस तरह से अपना आंसर प्रेजेंट करना है, ये सब मैंने हाईलाइट किया था। और उसके साथ साथ उसकी मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स की कंडीशंस को भी मैंने बताया था। तो ये एक डिटेल वीडियो था। अब हम उसके बारे में आगे और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पर अब हम हाईलाइट करते हैं। तो लेट अस सी कौन कौन सी हमारे पास की पॉइंट्स हैं। पहले की पॉइंट है, यदि हमारे पास कोई एक लार्जर एरिया है और उस लार्जर एरिया में से जो फील्ड लाइंस अगर स्पेस में प्रेजेंट है तो वो किस तरह से उसको क्रॉस करेंगे। अगर ज्यादा बड़ा एरिया है तो सारी फील्ड लाइंस उसमें से क्रॉस करेंगे। अगर हम एरिया को छोटा करते हैं तो उनमें से सारी फील्ड लाइंस को क्रॉस ना करके कुछ 1 या 2 या 3 फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं, तो हमारे पास फ्लक्स की जो वो है क्वांटिटी वो भी हमारे पास रिड्यूस हो जाती है। सेकेंड फैक्टर हमारे पास क्या है, यदि हम एरिया को कॉन्स्टेंट रखते हुए उसे सिर्फ रोटेट करते हैं, यानी अगर हमें थीटा एंगल से उसको वेरी करते हैं, यानी हम रोटेट करेंगे इसकी वैल्यू 0 डिग्री 90 डिग्री से 180 डिग्री तक अगर हम रोटेट करते हैं स्पेस में, तो हम देखेंगे कि उसमें से क्रॉस होने वाली फील्ड लाइंस किस तरह से फ्लक्स की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। इसको हम डिटेल में अभी एनालाइज करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, अगर यदि हम किसी भी प्लेन को किसी स्ट्रॉन्गर फील्ड लाइंस यानी कि बहुत घनी फील्ड लाइंस में अगर हम रख रहे हैं तो फ्लक्स पर क्या असर आएगा, और अगर हम वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रखते हैं तो उसमें से जो फ्लक्स क्रॉस होगा वो उस पर क्या असर आएगा। ये तीनों फैक्टर्स अभी हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है एरिया को बढ़ाना और घटाना, दैट मीन्स टू इंक्रीज द एरिया एंड डिक्रीज द एरिया। उससे हम देखेंगे कि फ्लक्स पर क्या असर आता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर दिख रहा है एक डायग्राम में, वीडियो में हमें दिख रहा है, यदि हमारे पास स्पेस में या फील्ड लाइंस है और एरिया हमने लिया है अभी इंक्रीज हो रहा है तो मोर फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, पर जब जैसे
एरिया डिक्रीज होगा तो वही फील्ड लाइंस में से कुछ ही फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे तो फ्लक्स की तरफ जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी वो रिड्यूस हो जाएगी। दैट मींस एरिया लार्जर द एरिया मोर द फील्ड लाइंस गो थ्रू इट एंड हेंस ग्रेटर इज द फ्लक्स। जितना बड़ा एरिया हम रखते हैं उतना ज्यादा उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे जो कि ज्यादा फ्लक्स की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे हम इसका एरिया को रिड्यूस करेंगे तो सारी फील्ड लाइंस इसमें से क्रॉस ना होकर के कुछ ही फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी तो वो किसकी तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे, लेसर फ्लक्स की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो एरिया के डायमेंशंस पर इस तरह से हमारे पास जो फ्लक्स की क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही है। सेकंड हमारे पास है, सेकंड की पॉइंट है, यदि हम एरिया को रोटेट करते हैं तो उस केस में हमारे पास फ्लक्स पर क्या असर आएगा। तो हम देखेंगे कि कुछ सिचुएशंस में कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी है जहां से कि नो फ्लक्स सिचुएशन भी हमारे पास आ सकती है। लेट अस सी। अब हम क्या कर रहे हैं ना, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को वेरी किया, ना ही प्लेन को। हम सिर्फ प्लेन को रोटेट कर रहे हैं, एक स्पेस में हम रोटेट कर रहे हैं और देखते हैं इस सिचुएशन में हमारे पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम फील्ड लाइंस और इस सिचुएशन में सबसे कम मैक्सिमम फील्ड लाइंस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। यदि हम इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें तो देखेंगे कि जैसे जैसे रोटेट कर रहा है हमारे पास प्लेन तो हमारे पास फील्ड लाइंस उसमें से ज्यादा क्रॉस हो रही है। तो एक पर्टिकुलर एंगल पर तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस आ जाएंगी, यानी मैक्सिमम फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा। और एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पर, जो कि मैंने पहले भी सिचुएशन बताई है मिनिमम फ्लक्स कंडीशन की, उस सिचुएशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो फ्लक्स का सिचुएशन आ जाएगी, यानी कि जब हमारे पास थीटा जो है 0 डिग्री हो रहेगा। नो नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट आता है, थर्ड की पॉइंट हमारे पास आ रहा है स्ट्रॉन्गर द फील्ड लाइंस। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फील्ड लाइंस अगर यदि बहुत घनी हो रही है, किसी रीजन में ज्यादा फील्ड लाइंस है तो क्या असर पड़ता है। तो उस सिचुएशन में हम देखते हैं यहाँ पर हम एरिया को नहीं चेंज करेंगे बल्कि फील्ड लाइंस हमने कम कर दी, यानी कि लेसर वी का फील्ड लाइन अब ये हमने डेंसर कर दी। तो डेंसर में हम देख रहे हैं सारी फील्ड लाइंस इसमें से क्रॉस हो रही है तो ग्रेटर इज द फ्लक्स। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस होंगी उतना ज्यादा ग्रेटर फ्लक्स होगा और जितनी वीक फील्ड लाइंस होंगी उतना हमारे पास कम फ्लक्स कंस्टिट्यूट होगा, क्योंकि हमारे पास कम फील्ड लाइंस जो है सेम एरिया में से क्रॉस करेंगे। तो ये है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जिनको कि हम हाईलाइट करके बता सकते हैं कि किन किन फैक्टर्स पर हमारे पास फ्लक्स जो है डिपेंड करता है ना। अब हमारे पास आता है कुछ नॉलेज टेस्ट। अब तक जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है उससे हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है, व्हाई द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द सरफेस। अब ये क्वेश्चन है, जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एरिया पर डिपेंड करता है, लेकिन पर यहां हम देखेंगे कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस। फ्लक्स जो है वो कभी भी किसी भी चुने हुए सरफेस के रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे ये दो फिगर अगर हम देख रहे हैं, ये हमारे पास है फर्स्ट फिगर। इस फर्स्ट फिगर में हमने प्लस क्यू क्वांटिटी का चार्ज रखा है, पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है। सिमिलरली सेकंड फिगर में भी हमने क्या कर रखा है, सेम प्लस क्यू क्वांटिटी का चार्ज रखा है। बट इस फर्स्ट फिगर के अंदर हमारे पास जिसको स्फीयर को जो हमने सराउंड किया, एक आर रेडियस का स्फीयर लिया और एक 2r रेडियस का स्फीयर लिया है। सिमिलरली सेकंड फिगर में हमने क्या लिया है, एक r1 रेडियस का स्फीयर लिया है और दूसरा r2 रेडियस का स्फीयर लिया। अब इन दोनों स्फीयर की अगर यदि हम डायग्राम को समझें तो हमारे पास फ्लक्स के टर्म्स में अगर हमें बात करनी है तो हमारी सबसे पहली स्ट्रेटेजी होगी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ देखना होगा। जब भी आपको फ्लक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, आपको सिर्फ चार्ज और उससे ओरिजिनेट होने वाली फील्ड लाइंस पर आपको कंसंट्रेट करना है। हम यहाँ पर सेकंड फिगर आप देखिए, सेकंड फिगर में हम क्या नोटिस करते हैं कि प्लस क्यू चार्ज से जितनी भी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हुए, लेट अस सपोज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 फील्ड लाइंस यहाँ पर शो की गई, यानी 8 फील्ड लाइंस R1 सरफेस से भी क्रॉस हो रही हैं, R1 जिसका रेडियस है। सिमिलरली यही 8 फील्ड लाइंस जो है R2 सरफेस एरिया जिसका कि रेडियस R2 है, उस सरफेस एरिया से भी क्रॉस हो रही है, यानी कि फील्ड लाइंस को क्रॉस होने वाली जो क्वांटिटी है उसमें कोई कमी नहीं आई है। भले ही हमने सरफेस एरिया को कितना ही बड़ा क्यों ना कर दें तो उससे हमारे पास उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यही हमारे पास कंक्लूडिंग पॉइंट आता है कि क्योंकि जो फ्लक्स है वो सिर्फ किस पर डिपेंडेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पर, कितना ही बड़ा सरफेस एरिया हम क्यों ना ले लें। तो इसी तरह से जब हम इस सेकंड फिगर को देखेंगे तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो क्यू अमाउंट का चार्ज लिया है हमने, लेकिन पर उससे जितनी भी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी वो सारी आर सरफेस जिसका रेडियस आर है उस सरफेस एरिया से भी क्रॉस होंगे और जिसका रेडियस 2r है वहां से भी क्रॉस होंगे। तो यानी अब हमारे पास कंक्लूडिंग लाइंस क्या आ जाएंगे, जो कि आंसर हमें लिखना है। यहाँ हमें 2 पॉइंट में हमें आंसर लिख देना है कि हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि दैट एवरी फील्ड लाइन फ्रॉम Q दैट पियर्सेस द सरफेस रेडियस एट R1 आल्सो पियर्सेस द सरफेस एट R2, यानी Q से जो भी फील्ड लाइंस R1 से क्रॉस हो रही है सेम फील्ड लाइंस R2 से भी क्रॉस हो रही हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द सरफेस। तभी हम कहेंगे द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द टू सरफेसेस फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड डायरेक्शन इज इक्वल। तो जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमेशा इक्वल ही रहेंगी क्योंकि वो चार्ज पर डिपेंड करती है। तो यही आपका 2 पॉइंट में आंसर होगा इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का। इफ यू विल राइट इट 100% आप लोगों को फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं यहाँ पर। और बहुत ही छोटा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है
सिमिलरली यदि हम इस फिगर की तरफ देखें, यहाँ सेकंड फिगर की तरफ देखें, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियाई r and 2r एनक्लोजिंग अ चार्ज q r इक्वल, दैट मींस जो फ्लक्स है वो साइज ऑफ द सरफेस के इंडिपेंडेंट होता है। ये हमें कंक्लूडिंग पॉइंट मिल गया कि जो फ्लक्स है वो साइज ऑफ द सरफेस के इंडिपेंडेंट है। उसका रीजन क्या है, सिंस ऑल द फील्ड लाइंस दैट पियर्सेस वन सरफेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड डायरेक्शन आल्सो पियर्स द अदर सरफेस इन द सेम डायरेक्शन, यानी जो भी फील्ड लाइंस एक सरफेस में से क्रॉस हो रही हैं वही फील्ड लाइंस दूसरे सरफेस में से सेम डायरेक्शन में ही क्रॉस होंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस में फ्लक्स जो है वो रेडियस के इंडिपेंडेंट है। नाउ सेकंड हमारे पास क्या कंडीशन आती है, दूसरा जो हम इस फ्लक्स से एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो हम कंक्लूजन निकालते हैं वो क्या है कि इफ देयर आर नो चार्जेस इंक्लूडेड विद इन अ क्लोज्ड सरफेस, तो फ्लक्स की हमारे पास जीरो फ्लक्स कंडीशन आ जाती है। तो पहले भी मैंने समझा है जीरो फ्लक्स कंडीशन, बट अगर यदि कंसेप्चुअल पार्ट में पूछा जाए तो आपको किस तरह से आंसर लिखना और डायग्राम शो करना है। यहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक सरफेस एरिया दे रखा है जिसको कि हमने एक एरिया एलिमेंट DA1 से, ये फर्स्ट एरिया है हमारे पास, और DA2 में डिवाइड किया है, और सोर्स ऑफ चार्ज जो है वो सरफेस एरिया के बाहर रखा हुआ है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सरफेस एरिया है वो इसके अंदर नहीं है। दैट मीन्स हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, इससे जितनी भी फील्ड लाइंस हमारे पास DA1 एरिया में से क्रॉस हुई उतनी ही फील्ड लाइंस DA2 में से क्रॉस होकर के बाहर निकल रही है। यानी कि अ टिपिकल फील्ड लाइन दैट enters the surface at DA1 leaves at DA2, that is every line that enters the surface must also leave that surface, hence net flow of field lines into or out of the surface is 0। तो ये आपका आंसर होगा यदि क्लोज सरफेस है हमारे पास और नो चार्ज इज इंक्लूड, यानी कि इसमें चार्ज इंक्लूड नहीं है बट सोर्स ऑफ चार्ज जो बाहर की तरफ रखा है, तब हमारे पास नेट फ्लक्स 0 क्यों होगा। तो ये आपको 3 लाइंस लिखनी है कि नेट फ्लक्स हमारे पास 0 क्यों है, क्योंकि बाहर जब सोर्स चार्ज रखा है तो जितनी फील्ड लाइंस उस सरफेस एरिया के अंदर एंटर करेंगे उतनी ही फील्ड लाइंस उसके दूसरे सरफेस एरिया में से, दूसरे सरफेस एरिया एलिमेंट में से बाहर निकलेंगे। सिमिलरली एक और अनदर सिचुएशन है हमारे पास सेकंड फिगर, अगर यदि हम यहां तक पर देखें तो इसमें हमारे पास चार्जेस जो है वो सरफेस एरिया के अंदर इंक्लूडेड है। ये दूसरी तरह की सिचुएशन है, बट यहां अगर हम देखें तो उनका नेट मैग्नीट्यूड, एक पॉजिटिव अमाउंट का चार्ज है तो एक नेगेटिव अमाउंट का चार्ज है, बट जब इन दोनों ही सेम इक्वल अमाउंट है बट अपोजिट इन नेचर है तो अगेन हमारे पास नेट सम जो आएगा, नेट चार्ज इंक्लूडेड क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो सिमिलरली इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अंदर से बाहर की तरफ निकल रही है। सपोज यहां से 1 2 3 लाइंस जो बाहर निकल रही है तो उतनी ही 3 लाइंस नेगेटिव चार्ज की वजह से एंटर हो रही है। यहाँ ये पॉइंट नोट करना है कि पॉजिटिव चार्ज जितनी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ भेजेगा, नेगेटिव चार्ज में उतनी ही फील्ड लाइंस अंदर आएंगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर और बाहर आने वाली नेट 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास कंडीशन क्या हो गई, इफ द सेम चार्जेस ऑफ इक्वल एंड अपोजिट साइन आर इंक्लूडेड इनसाइड द क्लोज सरफेस देन आल्सो इट लीड्स टू द 0 फ्लक्स सिचुएशन। तो ये दोनों सिचुएशन हमारे पास हमको एक्सप्लेन करने को आ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाट आर द सिचुएशन वेयर द 0 फ्लक्स इज पॉसिबल। तो पहला रीजन हमारे पास क्या है, जब सोर्स ऑफ चार्ज को हमने बाहर रखा है उसका एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है। दूसरा रीजन क्या है, जब हमने इक्वल अमाउंट का बट अपोजिट नेचर के चार्जेस सरफेस के अंदर रखे हैं तो उसका रीजन आपको डिफरेंटली आंसर देना है, बट कंक्लूजन यही है कि नेट फ्लक्स जो होगा वो हमेशा 0 होगा ना। अब हम एक बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ क्लोज्ड सरफेस। इससे पहले वाले में हमने एक प्लेन सरफेस से देखा था, ये हमारे पास प्लेन सरफेस है, ये हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस। इस क्लोज्ड सरफेस के लिए मैंने पहले भी बताया है कि हम इसको एक सिंगल एरिया एलिमेंट, एरिया वेक्टर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्लोज्ड एरिया को हमेशा हमें क्या करना होगा, डिफरेंट एरिया एलिमेंट्स यानी एरिया वेक्टर में डिवाइड करना होगा, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स ले लेंगे। तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पर एक फर्स्ट एरिया एलिमेंट ले लिया है, ये फर्स्ट फिगर है, हम एक एक फिगर को डिपेक्ट करेंगे अभी। ये हमारे पास सेकेंड फिगर ले लिया अभी हमने, और ये हमने थर्ड फिगर ले लिया। इन सब तीनों फिगर में हमने क्या चीज नोटिस की है, इन तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सभी एक डायरेक्शन में जा रही हैं, बट इन तीनों को जब हमने एरिया एलिमेंट्स को लिया तो इन सबका एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में, ये नोट करने वाली बात है। अब इसी डायरेक्शन के ऊपर हमारा सारा कंक्लूडिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि इसमें से क्रॉस होने वाला फ्लक्स क्या होगा। यही एक इंपॉर्टेंट है कि जब भी इस तरह का क्लोज्ड फिगर से आप डील करें तो उसको डिफरेंट एरिया एलिमेंट्स में तोड़ेंगे और फिर हमारे पास हर एरिया एलिमेंट का फ्लक्स हमें डिसाइड करना होगा और फिर उसको सम अप करना होगा। यानी कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फॉर अ क्लोज्ड surface the area vectors are perpendicular to the surface at each point and point outward। सबसे पहली हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, कि हर एक पूरे क्लोज सरफेस को हमको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 एरिया एलिमेंट में डिवाइड करना होगा और उन सब के लिए हमें एक एरिया वेक्टर बनाना होगा। तीनों सरफेस एरिया के लिए हमें एरिया वेक्टर बनाना होगा जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रखनी होगी। नाउ लेट अस डिपिक्ट द केस नंबर 1। सबसे पहले फिगर पर हम ध्यान देते हैं। तो सबसे फर्स्ट फिगर में हमारे पास क्या दिख रहा है, हियर द फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग द सरफेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। देखिए ये सबसे पहला फिगर है, यहाँ पर ये मेन फिगर में अगर यदि आप देखें तो यहाँ पर था। तो इसमें हमने क्या देखा कि सपोज कर लो ये जो हमारे पास डायरेक्शन जा रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, सपोज कर लो हमने यहाँ एक्स एक्सिस ले रखी है।
अगर यदि हम इस एरिया एलिमेंट को ले तो इस एरिया का अगर यदि हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो उसके परपेंडिकुलर ये हमारे पास बनेगा वाई एक्सिस। अब अगर यदि हम इसका एरिया एलिमेंट दैट मींस एरिया वेक्टर ड्रॉ करना चाहें तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पॉइंट कर रही है एक्स एक्सिस के अलोंग। यदि हम इसका एरिया एलिमेंट लेते हैं यानी डेल्टा A1 को वेक्टर एलिमेंट लेते हैं तो वेक्टर अगर हम देखेंगे तो वो किस में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, जहां उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, थीटा की वैल्यू होगी हमेशा लेस देन 90 डिग्री यानी एक्यूट एंगल बनाएगा। तो जब भी आपको क्वेश्चंस में दिखाई दे कि थीटा एक्यूट एंगल है तो आपका कंक्लूडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए कि द फ्लक्स शुड बी द पॉजिटिव। आप देखिए ये फ्लक्स पॉजिटिव कैसे आता है, क्योंकि हमें मालूम है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, E.dA। यहां हमारे पास ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, प्लैनर सरफेस के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब हम इसमें डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E.dA ऑफ कॉस थीटा, और 0 से 90 के बीच में हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ हमारे पास क्या लिखेंगे, E.dA कॉस थीटा, यानी कि फाई जो है हमारे पास इस सिचुएशन में पॉजिटिव वैल्यू बनेगी। आई होप ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन डिसाइड करनी, पहली स्ट्रेटेजी। सेकंड स्ट्रेटेजी है एरिया वेक्टर को डिसाइड करना, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल को लेकर के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर निकालना है। तो ये हमारे पास हुआ केस 1 के लिए कि पॉजिटिव फ्लक्स कब बनता है। मैंने पहले भी बताया था पॉजिटिव फ्लक्स तभी बनता है जब हमारे पास फील्ड लाइंस अंदर से बाहर, इनसाइड टू आउटसाइड जो है वो क्रॉस करेंगी। Now, let us see the second figure. Now, ये हमारा मेन फिगर था। इस मेन फिगर में हमने देखा, हमने ये वाला एरिया एलिमेंट को सेकंड फिगर माना है, तो इसको हम थोड़ा एनलार्ज वे में देखते हैं। तो अगेन इस फिगर में हम क्या नोटिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास क्या जा रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है। फर्दर अगर यदि हम इसका यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये वाई एक्सिस आएगा, यानी कि हमारे पास एरिया वेक्टर जो है हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस आ गया। इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि हमने बताया जब भी ओपन सरफेस है तो दोनों डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये अभी हम इसको एज अ ओपन सरफेस ले रहे हैं, एज अ क्लोज सरफेस नहीं ले रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लोज सरफेस को हमेशा ओपन सरफेस में हमको छोटे स्मॉल एरिया एलिमेंट में समझना होगा और फिर उसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करना होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर कंक्लूडिंग पॉइंट क्या क्या है, सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग आ रही है। इस सिचुएशन में हमारे पास जो एरिया वेक्टर आ रहा है डेल्टा A2 वो जा रहा है हमारे पास वाई एक्सिस में। और हम देखते हैं कि हमारे पास थर्ड स्ट्रेटजी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल को देखना। तो दैट कम्स आउट टू बी द 90 डिग्री, एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री बनता है। फर्दर अगर यदि हम फ्लक्स का फॉर्मूला देखें ओपन एरिया के लिए तो E.dA बनता है। नेक्स्ट E.dA में जब हम इसको ओपन अप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E.dA cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0। तो ये हमारे पास हो गया इस सिचुएशन में जब फील्ड लाइंस केवल ग्रेस कर रही है, यानी उसके ऊपर से निकल के जा रही है, गुजर के जा रही है, टच करती हुई जा रही है, बट उसको क्रॉस नहीं कर रही है 90 डिग्री पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छे से समझ में आएगा कि जो फील्ड लाइन सिर्फ एरिया को क्रॉस करके, मतलब सॉरी इसमें से ऊपर से गुजर टच करती हुई निकल जाती है पर उसको क्रॉस नहीं करती है, तो वो फील्ड लाइंस कभी फ्लक्स नहीं बनाती। तो सिचुएशन में हमारे पास फ्लक्स सिचुएशन क्या हो जाती है, फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है। ये था हमारे पास सेकंड केस। ना अब हमारे पास आता है थर्ड केस। ना उसी सेम एरिया का अगर हम मेन फिगर में देखें तो अब ये हमारे पास था थर्ड एरिया एलिमेंट। इस थर्ड एरिया एलिमेंट को हम क्लोजली देखें तो अगेन वही फिगर है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमने एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है। दिस टाइम अगर यदि हम एक्सिस ड्रॉ करें तो ये हमारे पास वाई एक्सिस आ रहा है, लेकिन पर ये जो एरिया एलिमेंट हमने लिया है पीछे की साइड का, बैक पोर्शन ऑफ द क्लोज्ड सरफेस लिया है, तो इसमें हमारे पास एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में चला जाएगा, अब हमारे पास वाई जेड प्लेन में आ जाएगा। तो यहां हमें यहाँ ध्यान रखना है। अगेन सबसे पहला पॉइंट है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को कहां रखना है, इसकी डायरेक्शन देख ली हमने, एक्स एक्सिस दे रखी है। इसी तरीके से हमने देखा है कि एरिया एलिमेंट जो डेल्टा A3 था, एरिया वेक्टर, उसकी डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी वाई जेड प्लेन। हालांकि एक पर्टिकुलर एंगल नहीं है बट वाई जेड प्लेन है। तो इस केस में हम देखते हैं कि थीटा जो है वो ग्रेटर देन जो है 90 डिग्री बन रहा है। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है। इसकी थीटा की वैल्यू 180 से लेस है बट थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है। तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ क्या बन रहा है, दैट इज कमिंग एज एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हमारे पास क्या बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो फिर से हम फ्लक्स को देखेंगे तो E.dA बनेगा हमारे पास। E.dA बनने से हमारे पास E.dA cos बनेगा, और थीटा जहाँ की थीटा की वैल्यू 90 से 180 डिग्री के बीच में नेगेटिव होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से अंदर एंटर कर रही है। वैसे भी अगर हमें फिगर में दिख रहा है कि इस थर्ड एरिया एलिमेंट में से फील्ड लाइंस बाहर से अंदर जा रही है, तो मैंने पहले भी बताया व्हेन द फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। जब भी फील्ड लाइंस आपको बाहर से अंदर दिखाई देंगी तो उस फील्ड लाइंस में जो फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेंगे उनको हमें के बीच में जब इलेक्ट्रिक
फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल डिसाइड करके हमें सिंपल फॉर्मूले में पुटअप करना है, उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेटेजी रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना, एरिया को डिसाइड करना, और फर्स्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेकंड में हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास फिर एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है। इसी तरह से हमारे पास DAL यानी कि टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हम ले चुके हैं, उससे रिलेटेड हमने सारे कंसेप्ट्स देखे, फॉर्मूला डेरिवेशन सीखा और हमने कई तरह के कंसेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व की। और आज हम देखते हैं इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज क्या है, यानी फ्लक्स जब भी किसी क्वेश्चन से पूछा जाता है तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स है और उनको सॉल्व करने के लिए हमें किन पॉइंट्स पर ध्यान देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E0 पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव Z एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू अवर फिगर E0 जो है वो Z एक्सिस के अंदर लाई कर रहा है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का भी है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ रेक्टेंगल विद साइड्स A एंड B व्हिच इज लाइंग इन द XY प्लेन। यानी हमारे पास एक एरिया दे रखा है, प्लानर एरिया है जिसकी डायमेंशंस AB है, जो कि XY प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। दिस इज लाइंग इन द XY प्लेन। तो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी हमें फ्लक्स निकालना है तो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि हमें उसका फॉर्मूला देखना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है फ्लक्स का, थ्रू ओपन सरफेस E.A। अब इसके लिए भी हमारे पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अकॉर्डिंग टू अवर गिवन सिचुएशन हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जा रही है, Z एक्सिस में। तो ये हमें सबसे पहला हमारा जो थिंकिंग पॉइंट होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। उसके बाद हमें देखना है एरिया कहां लाई कर रहा है, माइंडेड एरिया है तो एरिया अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन हमारे पास कहां लाई कर रहा है, अभी XY प्लेन में लाई कर रहा है। और एरिया आने के बाद हमें जरूरत है किसकी, एरिया वेक्टर की, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में आ रहा है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी हमें मालूम है XY प्लेन के परपेंडिकुलर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि बाहर की तरफ जाएगी और वो परपेंडिकुलर हमारे पास जाएगा Z एक्सिस के अलोंग। इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच हमारे पास दोनों ही जो है Z एक्सिस में लाई कर रहे हैं। तब हम इनके बीच का एंगल देखेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, इस केस में हमारे पास 0 डिग्री रहेगा। थीटा 0 डिग्री होते ही हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E.A। ना अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, EA cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री 1 होता है तो हमारे पास EA। A क्या है, हमारे पास एरिया ऑफ द फिगर है, और इस एरिया ऑफ द फिगर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी डायमेंशंस विच इज A इंटू B। तो E0 ऑफ, यहाँ सब जगह हमारे पास E0 आ जाएगा, तो E0 ऑफ AB हमारे पास इसका फ्लक्स का आंसर होगा। तो केवल 3 पॉइंट्स आपको स्ट्रेस करने हैं। सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो कि हमें फिगर से मालूम पड़ती है, एरिया किस प्लेन में लाई कर रहा है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमें डिसाइड करनी है। इन दोनों के बीच में जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल डिसाइड करके हमें सिंपल फॉर्मूले में पुटअप करना है, उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सबसे सिंपल लाइन में अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखना चाहें तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है E0.A। डॉट प्रोडक्ट हटाते ही हमारे पास यहाँ पर रीजन लिखना है कि इनके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही Z एक्सिस में लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास फ्लक्स का आंसर आ जाता है E0 ऑफ AB। तो ये हमारे पास स्ट्रेटेजी रहेगी इसको सॉल्व करने की, सबसे पहले पार्ट की। तो कितना सिंपल तरीके से सॉल्व हुआ एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी तरह से जब हमारे पास इसका बी पार्ट आ रहा है, बी पार्ट में क्या कह रहे हैं कि जब एरिया है XZ प्लेन में रखा जा रहा है, तो आप फिगर को यहाँ देखिए, XZ प्लेन में मान लो हमने इस तरह से करके इस फिगर को रखा है, तो ये डायमेंशन A है और ये डायमेंशन हमारे पास B है। नाउ XZ प्लेन में अगेन वही स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे सेकंड फिगर को, सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी। तो फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा। अब इसमें हमें डायरेक्शन डिसाइड करनी है, तो E0 जो कि कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड है, तो सेकंड पार्ट के लिए भी वो कहां लाई कर रहा है, Z एक्सिस के अलोंग, उसको हम शो करेंगे। सेकंड हमारे पास एरिया, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, एरिया अब हमारे पास कहां लाई कर रहा है, अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन ये है अब हमारे पास XZ प्लेन के अंदर। तो यहां हमें सोचना है ये एग्जैक्ट प्लेन में। अब एरिया आते ही हमें एरिया वेक्टर पे ध्यान देना है। तो हमें मालूम है XZ प्लेन के जब भी हम परपेंडिकुलर बाहर की तरफ शो करता हुआ दिखाएंगे तो अब हमारे पास कहां आ जाएगा, एरिया वेक्टर हमारे पास Y एक्सिस के अलोंग शो होगा, यानी अब हम इसको लिखेंगे Y एक्सिस। अब हम यहां से हमारा काम और सिंपल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच हमारे को मालूम है Z एक्सिस और Y एक्सिस के बीच में एंगल क्या होता है, थीटा 90 डिग्री होता है। अब हमें इससे क्या पुट करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E0A cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री इज नथिंग बट 0। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आएगा कि फ्लक्स जब इस XZ प्लेन में लाई कर रहे हैं तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो इसका रीजन हम यहाँ क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज आइदर अलोंग पॉजिटिव Y एक्सिस और टुवर्ड्स द नेगेटिव Y एक्सिस। सो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद एरिया वेक्टर इज 0 गिविंग 0 फ्लक्स। तो इस तरह से हमें 2 लाइन के अंदर ही पूरा अपना आंसर प्रेजेंट करना है, और इसी तरह के क्वेश्चन
क्वेश्चंस हमारे पास जनरली बनते हैं और इस टाइप का सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें दर्शाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के रिलेटिव डायरेक्शंस पर ही फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है। यानी एरिया को अगर हम किसी दूसरे प्लेन में रखेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है, और सेम एरिया को अगर यदि हम उसका प्लेन चेंज कर दें, किसी और दूसरी जगह पर अगर यदि हम उसका ओरिएंटेशन चेंज करें तो हमारे पास फ्लक्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। यही कॉन्सेप्ट मैंने अपने पहले भी समझा है। तो अब ये न्यूमेरिकल की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो एरिया के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है, और जब उसका हमने मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट रख रखा है। नाउ सेकंड टाइप की हमारे पास जनरल प्रॉब्लम किस टाइप की आती है, अब यहां हमें देखना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन पर कूलम। अब यहां हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। पहले वाले क्वेश्चन में जनरल था हमारे पास, आर्बिट्रेरी नहीं था उसमें हमारे पास। अब यहां हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ ये फिगर दिया हुआ है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है विच इज डायरेक्टेड अलोंग द YZ प्लेन एट 30 डिग्री। अब यहां हमारे पास डायरेक्शन डिसाइड की गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो YZ प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, एंड हमें निकालना क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द प्लेन सरफेस ऑफ एरिया 6 मीटर स्क्वायर। यानी एरिया का भी मैग्नीट्यूड फिक्स है, लोकेटेड इन XZ प्लेन, एज्यूम दैट n कैपिटल लाइज इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। अगेन हमारा ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है, तो हमारी पहली स्ट्रेटेजी क्या होगी, उसके फॉर्मूले को सोचना। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमें मालूम है, हमारे पास क्या हो जाएगा, E.dA हो जाएगा। यहाँ d लिखना है क्योंकि हमारे पास अकॉर्डिंग टू अवर गिवन फिगर एंटायर एरिया 3 एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है, तो हमें हर एरिया एलिमेंट के लिए d निकालना होगा। और जब हम ये d निकालेंगे तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, फाई इज द इंटीग्रेशन ऑफ d आ जाएगा, ताकि हमें उन सभी एरियाज को हमें इंटीग्रेट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या रहेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, हमारा जो फॉर्मूलास देखना है वो इंटीग्रेशन ऑफ E.n रखना है, यानी नॉर्मल एरिया वेक्टर देखना है। अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो यूज करने की सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कहां पर पॉइंट आउट कर रही है, अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन दिस टाइम ये YZ प्लेन में लाई कर रही है ना। अगर हम एरिया वेक्टर, जो एरिया वेक्टर है हमारे पास, एरिया भी जो हम देख रहे हैं, एरिया वेक्टर अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन इट इज लाइंग इन द XZ प्लेन। अब एरिया जो है XZ प्लेन में है, तो हम इसका अगर यदि परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर वेक्टर यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम किससे दिखाएंगे, n कैप से दिखाएंगे। तो ये एरिया वेक्टर n कैप से यहाँ पर शो कर रखा है। नेचुरली ये XZ प्लेन के परपेंडिकुलर वाली दिशा कौन सी होगी, हमारे पास Y एक्सिस। बस इतना, यही इस पॉइंट पर हमें स्ट्रेस देना है कि हमारे पास एरिया XZ प्लेन में लाई कर रहा है, तो उसका एरिया वेक्टर Y एक्सिस में आएगा। ऑलरेडी यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है YZ प्लेन में लाई कर रही है, और वो जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री अबव द XY प्लेन, यानी Y एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ हमें थीटा को क्या रखना पड़ेगा, x इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब हमें सिंपल इस फॉर्मूले में पुटअप करना है। तो नेक्स्ट हमारे इसके स्टेप्स हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे स्टेप्स क्या आ रहे हैं, एंगल बिटवीन the uniform electric field E and unit normal vector is 30 degree. Therefore, using the open surface equation, electric flux हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला हम रखेंगे ये E.n कैप वेक्टर dA, दैट इज उसको खोलेंगे तो हमारे पास EA cos थीटा आएगा। अब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है, एरिया का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा। इस समय मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि cos थीटा में थीटा को हमें cos 30 डिग्री की वैल्यू रखनी है। इन तीनों को सॉल्व करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा 52 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक और स्ट्रेस देने वाली बात है कि हमें ये SI यूनिट में होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास SI यूनिट में है, एरिया भी हमारे पास SI सिस्टम है, तो नो नीड टू कन्वर्ट। तो हमें डायरेक्ट सिंपल सब्स्टिट्यूट करके सीधा इसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस, पहला वाला क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन था, ये पर्टिकुलरली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। सब में इतना सिंपल है। स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी, सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेटेजी रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना, एरिया को डिसाइड करना, और फर्स्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेकंड प्रायोरिटी आपकी एरिया है, और थर्ड प्रायोरिटी में आता है आपका एरिया वेक्टर। तो आपको एरिया वेक्टर पर स्ट्रेस करना है कि एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में जाएगा, और हमें फॉर्मूले को सिंपल यूज करना है। यू विल गेट द आंसर। नाउ सिमिलरली एक हमारे पास बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्लक्स थ्रू अ क्यूबिकल सरफेस। इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू अ क्यूबिकल सरफेस। आपको ये क्यूब दिख रहा है, वी नो दैट क्यूब के पास 6 फेसेस होते हैं, और यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस के अंदर जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है। अगेन हमें वही स्ट्रेस देना है डायरेक्शन पर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या हम डिसाइड करेंगे, एक्स एक्सिस डिसाइड करेंगे। नाउ इस पूरे क्यूब को हम देख रहे हैं कि एक तरह का ये क्लोज्ड सरफेस है। तो पहले भी मैंने क्लोज सरफेस के लिए बताया है, क्लोज सरफेस को हमें क्या करना होता है, डिफरेंट एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करना होता है। यानी हमें इसके हर फेसेस के लिए 6 फेसेस से मिलकर बनाया, तो हमें हर फेस को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना होता है। सबसे पहले हम इसका टॉप एंड बॉटम फेस लेते थे, यानी कि अगर यदि हम देखें टॉप एंड बॉटम फेस के लिए, टॉप एंड बॉटम फेस में हम
यदि देखेंगे तो टॉप फेज हमारे पास क्या है, इसका एरिया वेक्टर y डायरेक्शन में जाएगा और सिमिलरली बॉटम फेज जो हमारे पास जाएगा वो माइनस y एक्सिस के अलोंग जाएगा। टॉप एंड बॉटम फेज में हमने देख लिया, इसका एरिया वेक्टर यहाँ हमारे पास लाई कर रहा है, यहाँ दिखा रहा है DA3 से y एक्सिस में जा रहा है और उसका बॉटम फेज जो फोर्थ एरिया दिखा रहा है वो नेगेटिव y एक्सिस में जा रहा है। अगेन अब हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, एरिया वेक्टर हमने एरिया निकाल लिया, एरिया वेक्टर हमने निकाल लिया y एक्सिस में, थीटा हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री और हम फॉर्मूले में रखेंगे तो cos 90 हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारे पास पहली सिचुएशन क्या आ जाती है कि यदि हम देख रहे हैं टॉप एंड बॉटम सरफेस के लिए, तो सबसे पहले अगर यदि हम टॉप एंड बॉटम सरफेस से डील करते हैं तो हमें रीजन लिखना है, उनका एरिया वेक्टर पॉजिटिव एंड नेगेटिव y एक्सिस की तरफ लाई कर रहा है। सो दे आर परपेंडिकुलर फेसेस एंड हेंस फ्लक्स टू दीज विल बी द जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा। नाउ नेक्स्ट अब हम कौन सा वाला लेते हैं, सेकंड फेज हम ले रहे हैं फ्रंट एंड बैक सरफेस। नाउ लेट अस सी, फ्रंट हमारे पास कहां पर है, ये वाला फ्रंट बाहर की तरफ आ रहा है z एक्सिस के लॉन्ग, उसका बैक फेज जो जाएगा माइनस z एक्सिस के लिए। तो अब हम नेक्स्ट क्या लेंगे, फ्रंट एंड बैक सरफेस। इसके लिए हमें क्या थिंक आउट करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वही हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग पॉइंट आउट कर रही है। दिस टाइम हमारे पास जो एरिया वेक्टर दे रखा है इसको हम DA वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो DA वेक्टर हमारे पास दोनों फेसेस के लिए, फ्रंट पोर्शन एंड बैक पोर्शन के लिए आएगा पॉजिटिव z एक्सिस एंड नेगेटिव z एक्सिस। यहां हमारे पास आएगा पॉजिटिव z एक्सिस एंड नेगेटिव z एक्सिस। अगेन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर हमारे पास थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाता है, तो cos 90 हमारे पास अगेन 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द फ्रंट एंड बैक फेस विल आल्सो बी द 0, क्योंकि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो रहा है। तो यहां में सिंपली ये लिखना है, फील्ड लाइंस टू द फ्रंट एंड बैक सरफेस जो कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव z एक्सिस की तरफ लाई कर रहे हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू द फेसेस, हेंस फ्लक्स थ्रू दीस विल बी द 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, अब बाकी के हमारे पास दो फेसेस और बचे हैं। कौन से फेसेस हैं, एक हम देंगे इसको राइट फेस और इसके पीछे का ले लेंगे हम लेफ्ट फेस। तो सबसे पहले हम राइट फेस के लिए देखते हैं। राइट फेस के लिए हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें डिसाइड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वही एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है, लेकिन पर इस टाइम अगर यदि हम एरिया वेक्टर DAR को अगर यदि हम देखें तो एरिया वेक्टर हमारे पास कहां पर आएगा, इसका जो राइट फेस है उसको हम बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएगा। नाउ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ दिस टाइम हमारे पास एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर 0 डिग्री आ रहा है, तो cos 0 डिग्री 1 होता है, तो हमारे पास जो फ्लक्स एसोसिएटेड हो जाएगा हम उसको कहेंगे फाई आर। फाई आर क्या बनेगा हमारे पास, E इंटू DA। माइंडेड, ये हमारे पास फ्लक्स बनेगा E इंटू DA फाई आर के लिए। सिमिलरली अगर हम इसका लेफ्ट फेस देखें, सिमिलरली अगर यदि हम यहाँ पर लेफ्ट फेस देखें तो लेफ्ट फेस में भी हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास फिर एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है। इसी तरह से हमारे पास DAL यानी कि लेफ्ट फेस का एरिया वेक्टर डिसाइड करना है, तो वो इस टाइम माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। ये देखना है क्योंकि जो क्लोज सरफेस है हमेशा अंदर से बाहर की तरफ ही जाएगा, तो पीछे वाली एक्सिस में हमारे पास नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। इस सिचुएशन में हमारे पास थीटा क्या बन जाएगा, थीटा कम्स आउट टू बी 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री फॉर्मूले में रखते हैं हमारे पास माइनस में आंसर आएगा, तो हमारे पास फ्लक्स एसोसिएटेड विद द लेफ्ट फेस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ EDA हो जाएगा। और जब हम फाई आर और फाई एल को ऐड करेंगे, क्योंकि हमें नेट सम अप करना है यानी सारे फेसेस का फ्लक्स हमें ऐड करना है, तो EDA माइनस ऑफ EDA अगर यदि हम देखेंगे तो वो हमारे पास अल्टीमेटली फिर 0, नेट फ्लक्स हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं किस तरह से अभी हमें एक्सप्लेन करना है। Let us see. तो field lines passing through right and left surface, that is they are pointing along positive and negative x-axis, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हैं। तो राइट फेस से एसोसिएटेड फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा EL स्क्वायर, जहां L स्क्वायर क्या है, उसकी डायमेंशन एरिया है। इसी तरह से फाई L क्या आ जाएगा, अभी मैंने समझा था माइनस EL स्क्वायर लिख ले या माइनस EA लिख ले, दे आर द सेम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, EA भी लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ EA। तो ये दोनों मिलकर के जब हम एडअप करेंगे तो हमारे पास नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एंड हेंस नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज 0। इस तरह से हमने 3 स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स देख ली, जनरल केसेस देख लिए। जो भी क्वेश्चन बनेगा इसी टाइप की प्रॉब्लम्स में से बनेगा, और आई होप कि आपको सॉल्व करने की भी स्ट्रेटेजी समझ आ गई हो।